Hello everyone, good morning and welcome to ambitiousbaba.com. We are back with our weekly revision current affairs class. 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर के बीच में जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं आज हम उसे दोबारा रिवाइज कराएंगे। 200 प्लस का पार्ट 2 है ये। अगर आपने पार्ट 1 मिस किया है तो ऊपर आई बटन में आप उसे चेक कर सकते हैं। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड विद द क्वेश्चंस। सबसे पहले हम बात करेंगे नेशनल न्यूज़, गवर्नमेंट स्कीम्स एंड बुक्स एंड ऑथर्स के बारे में। पहला सवाल, इनमें से किस राज्य ने हाल ही में पथश्री अभियान स्कीम लॉन्च की है जिसके तहत वो अपने राज्यों की सड़क की मरम्मत कराएंगे? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज डी, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हाल ही में लॉन्च किया है पथश्री अभियान योजना, जिसके तहत लगभग 12,000 किलोमीटर का जो रास्ता है उसकी मरम्मत कराई जाएगी इन अ टाइम बाउंड मैनर। चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा सवाल, थवरचंद गहलोत ने हाल ही में ई लॉन्च किया है ASIIM अंडर द वेंचर कैपिटल फंड फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। ASIIM में ए का मतलब क्या होता है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज बी, अम्बेडकर। ASIIM का फुल फॉर्म होता है अम्बेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन। इसे लॉन्च किया गया है इस मकसद से कि जो शेड्यूल कास्ट के बच्चे हैं उनमें इनोवेशन और एंटरप्राइज को प्रमोट किया जाए जो कि हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में पढ़ रहे हैं। और ये VCFSC का जो इनिशिएटिव है ये फोकस करेगा उन शेड्यूल कास्ट के बच्चों पर और यंग एंटरप्रेन्योर्स पर जो कि टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर्स में काम कर रहे हैं। बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा सवाल, उस न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल का नाम बताइए जिसे हाल ही में सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया गया है ओडिशा के कोस्ट से। 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज डी, शौर्य। हाल ही में शौर्य का सक्सेसफुल परीक्षण किया गया है ऑफ द कोस्ट ऑफ ओडिशा और इसे डेवलप किया गया है बाई DRDO जो कि है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और हमारी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस इसे यूज़ करती है। इसकी जो रेंज है वो है 700 से 1900 किलोमीटर और ये 200 से 1 टन तक का न्यूक्लियर वॉरहेड पेलोड कैरी कर सकती है। चलिए बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। चौथा सवाल, इनमें से किस राज्य या फिर यूनियन टेरिटरी में हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने अटल टनल का उद्घाटन किया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज बी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में अटल टनल का उद्घाटन किया गया है जो कि वर्ल्ड लॉन्गेस्ट हाईवे टनल है। इसकी लंबाई है 9.02 किलोमीटर्स और ये 10,000 फीट की ऊंचाई पर बना है और इससे लेह से मनाली का जो रास्ता है वो घट जाएगा बाई 46 किलोमीटर, जिसे तय करने में लगभग 7 घंटे पहले लगते थे। और इससे हमारी जो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस है उन्हें भी काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा आवाजाही में। चलिए बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की ओर। 5वां सवाल, इनमें से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ग्राम दर्शन लॉन्च किया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज सी, हरियाणा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हाल ही में ग्राम दर्शन लॉन्च किया है। इसे हरियाणा के लगभग 6,197 ग्राम पंचायत को कनेक्ट किया जाएगा और ग्राम दर्शन सर्व करेगा एज द इंफॉर्मेशन हब। इसमें इन ग्राम पंचायत की जो वेबसाइट है वहाँ पर जाकर आप चेक कर सकते हैं कि कौन से प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो गए हैं, कौन से ऑनगोइंग हैं और किन में डेवलपमेंट की ज़रूरत है। चलिए बढ़ते हैं छठे क्वेश्चन की ओर। छठा सवाल, इनमें से किस राज्य या फिर यूनियन टेरिटरी की सरकार ने हाल ही में एयर पोल्यूशन के खिलाफ एक कैंपेन शुरू किया है जिसका नाम है युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज सी, दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने हाल ही में एक कैंपेन शुरू किया है अगेंस्ट एयर पोल्यूशन जिसका नाम है युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध। तो जैसे कि हम जानते हैं कि हर समय ठंड में दिल्ली में एयर पोल्यूशन की प्रॉब्लम है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और इसका वन ऑफ द मेजर रीजंस है कि वहाँ पे पंजाब और हरियाणा में वहाँ के जो किसान हैं वो स्टबल बर्न करते हैं। तो इससे निजात पाने के लिए पूसा एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट एक बायोडिकम्पोजर लेके आए हैं जो कि जब इन स्टबल्स पे छिड़का जाएगा वो उसे कन्वर्ट कर देगा इनटू मैन्योर। तो इससे दिल्ली की जो पोल्यूशन है वो काफ़ी कम हो जाएगी और इसके लिए दिल्ली सरकार ने 13 हॉटस्पॉट्स को आइडेंटिफाई किया है।
चलिए बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन की ओर। 7वां सवाल, इनमें से किस राज्य के फेमस चिली डाले खुरसानी को हाल ही में जीआई टैग मिला है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज डी सिक्किम। सिक्किम के जो फेमस चिली है डाले खुरसानी उसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है बाय द यूनियन डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड, और इसे वन ऑफ द हॉटेस्ट चिली इन द वर्ल्ड भी कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे 8वें क्वेश्चन की ओर। 8वां सवाल, इनमें से किस एयरपोर्ट AII का पहला 100% सोलर पावर्ड एयरपोर्ट है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ई पुडुचेरी एयरपोर्ट। पुडुचेरी एयरपोर्ट एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का पहला 100% सोलर पावर्ड एयरपोर्ट है, और ये 500 kWp का ग्राउंड माउंटेड सोलर पावर प्लांट इसके लिए बिठाया गया है, जिसकी अप्रॉक्सीमेटली लागत लगी है 2.8 करोड़ रुपीस, और उनका ऐसा मानना है कि इससे लगभग 10 लाख रुपए का प्रति महीने का जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो बच जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन की ओर। 9वां सवाल, इनमें से किस राज्य सरकार ने हाल ही में डिजिटल सेवा सेतु प्रोग्राम शुरू किया है अंडर द भारत नेट प्रोजेक्ट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ए गुजरात। हाल ही में गुजरात की सरकार ने डिजिटल सेवा सेतु प्रोग्राम शुरू किया है, जिसके तहत वो गुजरात के जो गांव हैं वो कनेक्ट किए जाएंगे बाय 100 Mbps ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, और इससे हर गांव अपने आप एक मिनी सचिवालय बन जाएंगे। इस प्रोग्राम का मेन मकसद यही है कि वहाँ के जो विलेज पंचायत हैं उन्हें आपस में कनेक्ट किया जाए, और इसके साथ साथ वो इन विलेज पंचायत में 20 वेलफेयर स्कीम्स लेके आ रहे हैं अपने लोगों के लिए, जिसमें एक है होम डिलीवरी ऑफ राशन कार्ड्स। चलिए बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की ओर। 10वां सवाल, पीयूष गोयल ने हाल ही में इनमें से किस रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर रखा है सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन इन उत्तर प्रदेश? 5 ऑप्शन है हमारे पास, चलिए द आंसर इज बी नौरगढ़ रेलवे स्टेशन। नौरगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अब रखा गया है टू सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन, और ये इसका उद्घाटन किया है पीयूष गोयल ने। इनका नाम सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन इसीलिए रखा गया है क्योंकि यहाँ पर महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, और इनकी कई सारी मेमोरीज और उनके लाइफ इवेंट्स इससे जुड़े हुए हैं। चलिए बढ़ते हैं 11वें क्वेश्चन की ओर। 11वां सवाल, इनमें से किस राज्य में आइनॉक्स ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया गया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज सी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में हाल ही में आइनॉक्स ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया गया है। ये जो प्लांट है ये यूपी के 200 अस्पतालों में ऑक्सीजन सप्लाई करेगा, और पर डे इसकी कैपेसिटी है कि ये 150 मेट्रिक टन का लिक्विड ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर सकता है। चलिए बढ़ते हैं आगे 12वें क्वेश्चन की ओर। 12वां सवाल, इनमें से किसने हाल ही में जन आंदोलन कैंपेन शुरू किया है फॉर कोविड-19 अप्रोप्रिएट बिहेवियर? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज डी नरेंद्र मोदी। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट के माध्यम से शुरू किया है जन आंदोलन कैंपेन फॉर कोविड-19 अप्रोप्रिएट बिहेवियर। इस कैंपेन के माध्यम से वो लोगों को अर्ज कर रहे हैं कि वो मास्क पहने, अपने हाथों को बार बार धोएं, सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स फॉलो करें, और इसके साथ साथ 2 गज की दूरी भी फॉलो करें, ताकि कोरोना वायरस से सही ढंग से लड़ा जाए। चलिए बढ़ते हैं 13वें क्वेश्चन की ओर। 13वां सवाल, उस इंडिजीनियसली डेवलप्ड एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम बताइए जिसे हाल ही में सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया गया है भारत द्वारा? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज डी रुद्राम। रुद्राम का हाल ही में सक्सेसफुल परीक्षण किया गया है भारत द्वारा, और इसे डेवलप किया है DRDO ने, जो कि है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और इस मिसाइल को टेस्ट फायर किया गया था अपने प्राइमरी टेस्ट प्लेटफॉर्म से, जो कि है सुखोई 30 फाइटर एयरक्राफ्ट जेट, और इसे बालासोर इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से फायर किया गया है। और इसके साथ साथ ये हमारी जो इंडियन एयरफोर्स है उसको सुपीरियॉरिटी एंड कैपेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। चलिए बढ़ते हैं अब इंटरनेशनल न्यूज़ की तरफ।
14वां सवाल, भारत इनमें से किस देश के साथ बोंगो सागर और कॉर्पोरेट नेवल एक्सरसाइजेस आयोजित करता है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज सी, बांग्लादेश। भारत बांग्लादेश के साथ बोंगो सागर और कॉर्पोरेट नेवल एक्सरसाइजेस कंडक्ट करता है और ये शुरू किया जा रहा है 3 अक्टूबर 2020 को इन दी नॉर्दर्न बे ऑफ बंगाल। ये दूसरा एडिशन है जिसमें भारत और बांग्लादेश एक साथ बाइलैटरल एक्सरसाइज जिसका नाम है बोंगो सागर कमेंस कर रहा है और इसका पहला एडिशन हुआ था वर्ष 2019 में। इसमें दोनों देशों की नेवीज पार्टिसिपेट करेंगी और इसमें सरफेस वॉरफेयर ड्रिल्स, सीमैनशिप एवोल्यूशन और हेलीकॉप्टर ऑपरेशंस भी किए जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं 15वें क्वेश्चन की ओर। 15वां सवाल, उस कंपनी का नाम बताइए जिसने हाल ही में अपना अगला सिंगस व्हीकल SS कल्पना चावला के नाम पर रखा है। 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ए, नॉर्थरॉप ग्रममैन ने हाल ही में लॉन्च किया है अपना अगला सिंगस व्हीकल और उसका नाम उन्होंने SS कल्पना चावला के नाम पर रखा है। और इसके साथ साथ उन्होंने एक एंटरिस रॉकेट भी लॉन्च किया था अपने NG-14 मिशन के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से 2 अक्टूबर 2020 को। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 16वां सवाल, इनमें से किस देश के साथ भारत ने ये सहमति जताई है कि वो सिटवे पोर्ट जो कि है रखीने स्टेट में ऑपरेशनलाइज करेंगे? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ई, म्यांमार। भारत और म्यांमार ने अग्री किया है कि वो जो सिटवे पोर्ट है रखीने स्टेट में उसे ऑपरेशनलाइज करेंगे और ये होगा इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द 2021। इससे जो दोनों देशों की है जो कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स है उसे और मजबूत किया जाएगा, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग इंप्रूव होगी और इसके साथ साथ उनकी पावर एंड एनर्जी पार्टनरशिप भी बढ़ेगी। चलिए बढ़ते हैं 17वें क्वेश्चन की तरफ। 17वां सवाल, किंग अब्दुल्ला II ने बिशर अल खसनेवा को इनमें से किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज डी, जॉर्डन। किंग अब्दुल्ला II ने बिशर अल खसनेवा को चुना है जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री के रूप में और इससे पहले बिशर अल खसनेवा सर्व कर रहे थे एज द पॉलिसी एडवाइजर टू द किंग और उन्होंने रिप्लेस किया है प्राइम मिनिस्टर ओमर अल रजाज को। ओमर अल रजाज ने अपना इस्तीफा पहले दे दिया था और उसके बाद चुना गया है बिशर अल खसनेवा को। चलिए बढ़ते हैं आगे बैंकिंग एंड फाइनेंस की तरफ। 18वां सवाल, वित्त वर्ष 2021 के लिए सरकार के वॉश कार्यक्रम का समर्थन करने के लिए नाबार्ड द्वारा शुरू की गई विशेष पूर्णवृत्त योजना के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ई, 800 करोड़। नाबार्ड ने गवर्नमेंट के वॉश प्रोग्राम के लिए 800 करोड़ रुपए सैंक्शन किए हैं अंडर अ स्पेशल रीफाइनेंस स्कीम। तो चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। वॉश का मतलब होता है गवर्नमेंट का वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन प्रोग्राम और इससे ये कंसेशनल रीफाइनेंस करेंगे उन सभी एलिजिबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को जिसमें कमर्शियल बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स और कोऑपरेटिव बैंक्स भी शामिल है और इसमें उन्हें रीपेमेंट पीरियड दी गई जाएगी 3 वर्ष की यानी कि 36 महीने की। चलिए बढ़ते हैं 19वें क्वेश्चन की ओर। 19वां सवाल, रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड में इनमें से कौन सी कंपनी 6,247.50 करोड़ रुपए निवेश करेगी 1.4% स्टेक के लिए? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज सी, मुबादला। अबू धाबी की सॉवरेन फंड मुबादला इन्वेस्टमेंट कंपनी 6,247.50 करोड़ रुपए निवेश करेगी इन रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड फॉर 1.4% स्टेक। और इस डील के पहले RRVL की जो वैल्यू थी वो थी 4.28 लाख करोड़ रुपीस। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 20वां सवाल, रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड में GIC और TPG कितनी अमाउंट इन्वेस्ट करेगी? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज बी, 7,350 करोड़ रुपए निवेश करेंगे GIC और TPG इन रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड। तो चलिए जान लेते कितना % इनका स्टेक रहेगा। तो GIC निवेश करेगी
5,512.5 करोड़ रुपए फॉर 1.22% इक्विटी स्टेक और टीपीजी निवेश करेगी 1,837.50 करोड़ रुपीस फॉर 0.41 स्टेक। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 21वां सवाल, नाबार्ड के डेटा के हिसाब से रीजनल रूरल बैंक्स ने कितना लॉस हासिल किया है फाइनेंशियल ईयर 20 में? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज बी, 2206 करोड़ का लॉस इनकर किया है रीजनल रूरल बैंक्स ने इन फाइनेंशियल ईयर 20। इससे पहले वर्ष 2019 यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2019 में उन्होंने रिपोर्ट किया था 652 करोड़ का नेट लॉस, और ये अब बढ़ के हो गया है 2206 करोड़ रुपए इन फाइनेंशियल ईयर 20। आपको बता देती हूँ कुल मिलाकर 45 रीजनल रूरल बैंक है भारत में जो ऑपरेटिव हैं, और इसमें 26 आरआरबी ने 2203 करोड़ का प्रॉफिट कमाया है, और बाकी के जो 19 बैंक हैं उन्होंने 4409 करोड़ के लॉसेस किए हैं। चलिए बढ़ते हैं 22वें क्वेश्चन की ओर। 22वां सवाल, कितने प्रतिशत स्टेक के लिए अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी 5,512 करोड़ रुपए निवेश करेगी आरआरवीएल में? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज बी, 1.2% स्टेक के लिए अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी निवेश करेगी 5,512 करोड़ रुपए रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड में। और इस इन्वेस्टमेंट के पहले रिलायंस रिटेल की जो प्री मनी लेवल थी वो थी 4.3 लाख करोड़ रुपीस। चलिए बढ़ते हैं 23वें क्वेश्चन की ओर। 23वां सवाल, इनमें से किस संगठन ने हाल ही में $15 मिलियन का अग्रीमेंट साइन किया है इन अवादा एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, जिसके तहत सोलर पोर्टफोलियो को एक्सपैंड किया जाएगा? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज बी, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने हाल ही में $15 मिलियन का अग्रीमेंट साइन किया है इन अवादा एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, जिसके तहत वो AEPL को सोलर पोर्टफोलियो में एक्सपैंड करने में मदद करेंगे। और ये दूसरी इन्वेस्टमेंट आई है फ्रॉम एशियन डेवलपमेंट बैंक। इससे पहले उन्होंने अप्रैल 2019 में $50 मिलियन निवेश किए थे। चलिए बढ़ते हैं 24वें क्वेश्चन की ओर। 24वां सवाल, आरबीआई ने फाइनेंशियल ईयर 21 में भारत की जीडीपी का अनुमान कितने प्रतिशत पर लगाया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ई, -9.5% पे उन्होंने अनुमान लगाया है भारत की जीडीपी इन फाइनेंशियल ईयर 21। उनका ऐसा मानना है कि कोविड-19 के कारण भारत की जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट करेगी, लेकिन जनवरी से मार्च में कुछ पॉजिटिविटी देखी जा सकती है, जब कोविड-19 के जो रिस्ट्रिक्शंस है वो शायद धीरे धीरे लिफ्ट हो, या फिर हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो धीरे धीरे रिज्यूम हो। चलिए बढ़ते हैं 25वें क्वेश्चन की ओर। 25वां सवाल, वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट ने भारत की जीडीपी को कितने प्रतिशत तक आंका है वित्त वर्ष 21 के लिए? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ई, -9.6% पे आंका है वर्ल्ड बैंक ने भारत की जीडीपी को वित्त वर्ष 21 के लिए। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी अनुमान लगाया है कि भारत की जीडीपी फाइनेंशियल ईयर 22 में रिबाउंड कर जाएगी एट 5.4%, यानी कि पॉजिटिव में जाएगी भारत की जीडीपी वित्त वर्ष 22 में, क्योंकि कोविड-19 के रेस्ट्रिक्शंस तब तक लिफ्ट हो जाएंगे कंप्लीटली। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 26वां सवाल, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने हाल ही में पीएम स्वनिधि पोर्टल और इनमें से किस बैंक के ई मुद्रा पोर्टल का इंटीग्रेशन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस लॉन्च किया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। हाल ही में हमारे आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने पीएम स्वनिधि पोर्टल और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ई मुद्रा पोर्टल को इंटीग्रेशन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस लॉन्च किया है। इसे जो हमारे नैनो एंटरप्रेन्योर्स हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि इससे लोन सैंक्शनिंग और डिसबर्समेंट जो प्रोसेस है वो काफ़ी ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 27वें क्वेश्चन की ओर। 27वां सवाल, आरटीजीएस कब से 24/7/365 अवेलेबल होगा? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज बी, दिसंबर 2020 से आरटीजीएस की जो फैसिलिटी है वो अवेलेबल होगी राउंड द क्लॉक, यानी कि
24 इंटू 7 इंटू 365। आरटीजीएस का मतलब होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, और इसमें मिनिमम ट्रांसफर वैल्यू जो है वो है 2 लाख रुपए, और इसमें मैक्सिमम कोई भी लिमिट नहीं है। लेकिन फिर भी काफ़ी सारे बैंक्स इसमें अपर लिमिट मेंटेन करते हैं 10 लाख रुपीज़ की। तो अभी करेंटली ये अवेलेबल है सिर्फ बैंकिंग डेज पे, यानी कि मंडे से लेके सैटरडे तक खाली आरटीजीएस की फैसिलिटी अवेलेबल है फ्रॉम 7 AM टू 6 PM, और इसमें सेकेंड और फोर्थ सैटरडे इंक्लूडेड नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब हम बात करेंगे अपॉइंटमेंट्स और रेजिग्नेशंस की। 28वां सवाल, इनमें से किसे अपॉइंट किया गया है एज द चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज सी चरणजीत सिंह अत्रा। चरणजीत सिंह अत्रा को अपॉइंट किया गया है एज ए न्यू चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और उन्होंने सक्सीड किया है प्रशांत कुमार को, जिन्होंने छोड़ दिया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन द मंथ ऑफ मार्च 2020, क्योंकि वो गए थे येस बैंक में एज ए CEO। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 29वां सवाल, इनमें से किसे अपॉइंट किया गया है एज द चेयरमैन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज डी दिनेश कुमार खरा। दिनेश कुमार खरा को चुना गया है एज द चेयरमैन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और उन्होंने रिप्लेस किया है रजनीश कुमार को। चलिए बढ़ते हैं 30वें क्वेश्चन की ओर। 30वां सवाल, उस IPS ऑफिसर का नाम बताइए जिन्हें हाल ही में अपॉइंट किया गया है एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी। 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज बी MA गणपति को चुना गया है एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी। MA गणपति एक सीनियर IPS ऑफिसर है 1986 बैच के उत्तराखंड खेडर के, और उन्होंने सक्सीड किया है राकेश अस्थाना को, जिनकी अपॉइंटमेंट अगस्त में हो गई थी एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ BSF। चलिए बढ़ते हैं 31वें क्वेश्चन की ओर। 31वां सवाल, इनमें से किसे अपॉइंट किया गया है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के मेंबर के रूप में बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज डी ऑल ऑफ द अबव। भारतीय सरकार ने हाल ही में 3 लोगों को अपॉइंट किया है एज द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मेंबर्स, जो कि हैं जयंत R वर्मा, शशांक भिड़े और असीमा गोयल। MPC का गठन हुआ था वर्ष 2016 में, और इसमें कुल मिला के 6 लोग हैं, जिसमें से 3 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करती है आफ्टर एवरी 4 years। चलिए बढ़ते हैं 32वें क्वेश्चन की ओर। 32वां सवाल, इनमें से किसे साइन किया गया है एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ हडले? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ई अजिंक्य रहाणे को चुना गया है एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ हडले, जो कि दिल्ली बेस्ड स्पोर्ट्स टेक एंड इवेंट स्टार्टअप है। अजिंक्य रहाणे फेस ऑफ द ब्रांड तो रहेंगे ही, उसके साथ साथ वो अपनी टीम को स्ट्रैटेजिक इनपुट्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं, बिकॉज उनके पास काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है प्रोफेशनल स्पोर्ट्स का। इसके साथ साथ हडले एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है स्पोर्ट्स एंथुजियास्ट के लिए। चलिए बढ़ते हैं 33वें क्वेश्चन की ओर। 33वां सवाल, इनमें से किसे अपॉइंट किया गया है एज द MD एंड CEO ऑफ इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज बी जे वेंकटरामू को चुना गया है एज द CMD ऑफ इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक, और वो करेंटली सर्व कर रहे हैं एज द चीफ डिजिटल ऑफिसर एट इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। चलिए पढ़ते हैं 34वें क्वेश्चन की ओर। 34वां सवाल, RBI के नए डेप्यूटी गवर्नर के रूप में इनमें से किसे चुना गया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज डी M राजेश्वर राव को चुना गया है एज द न्यू डेप्यूटी गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बाय द गवर्नमेंट, और वो जगह लेंगे NS विश्वनाथन की। वर्ष 2020 में RBI में 4 डेप्यूटी गवर्नर्स हैं, और चौथे डेप्यूटी गवर्नर हैं M राजेश्वर राव, और वो इससे पहले सर्व कर रहे थे एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एट RBI। अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशंस की तरफ। 35वां सवाल, 2020 स्वच्छ भारत अवार्ड्स जो कि प्रेजेंट किया गया है बाय आवर जल शक्ति मिनिस्टर, उनमें
इनमें से कौन से राज्य ने पहला स्थान हासिल किया है अंडर दी स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय कैटेगरी? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज सी गुजरात। गुजरात ने फर्स्ट पोजीशन हासिल की है इन दी 2020 स्वच्छ भारत अवार्ड्स, जिसे प्रेजेंट किया है हमारे जल शक्ति मिनिस्टर ने अंडर दी स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय कैटेगरी। तो ये जो अवार्ड है ये ड्रिंकिंग वाटर और क्लीनिनेस कैटेगरीज में दिया जाता है अलग अलग लेवल्स पे। तो स्टेट लेवल पे पहला स्थान दिया गया है जो गुजरात को। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये अवार्ड दिया गया है तिरुनेलवेली जो कि है तमिलनाडु में। ग्राम पंचायत लेवल पे ये दिया गया है चिन्नौर गांव को जो कि है अगेन इन तमिलनाडु। और ब्लॉक लेवल पे ये दिया गया है खचरोद को जो कि है उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में इन मध्य प्रदेश। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 36वां सवाल, इनमें से किसने नोबेल प्राइज 2020 इन मेडिसिन हासिल किया है फॉर द डिस्कवरी ऑफ हेपेटाइटिस सी वायरस? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज डी। 3 लोगों को दिया गया है नोबेल प्राइज 2020 इन मेडिसिन फॉर द डिस्कवरी ऑफ हेपेटाइटिस सी वायरस, जो है हार्वे जे ऑल्टर, माइकल हाउटन एंड चार्ल्स एम राइस। तो ये काफ़ी बड़ी इनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस रही हैं क्योंकि हर साल 4 लाख लोगों की मौत होती है ड्यू टू हेपेटाइटिस सी वायरस। और इस अवार्ड की अनाउंसमेंट हुई है 5 अक्टूबर 2020 को एट दी कैरोलिनसिका इंस्टीट्यूट जो कि है स्टॉकहोम में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 37वां सवाल, HDFC बैंक के चीफ मार्केटिंग ऑफिसर का नाम बताइए जिन्हें हाल ही में फोर्ब्स लिस्ट में रिकॉग्नाइज किया गया है एज दी वर्ल्ड्स मोस्ट इन्फ्लुएंशियल CMOs। 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज सी। रवि संथनम का नाम फोर्ब्स लिस्ट के वर्ल्ड्स मोस्ट इन्फ्लुएंशियल CMOs में दर्ज हुआ है और वो करेंटली HDFC बैंक के CMO हैं। उनकी रैंकिंग रही है 39 और ये एकमात्र CMO है इंडियन कंपनी के जो इस लिस्ट में शामिल हुए हैं। इनके अलावा काफ़ी सारे मार्केटिंग हेड्स रहे हैं अलग अलग कंपनीज के जो कि हैं एप्पल, BMW, लीगो, एडोब, माइक्रोसॉफ्ट एंड PNG। चलिए बढ़ते हैं 38वें क्वेश्चन की ओर। 38वां सवाल, इनमें से किसे चुना गया है गांधी अवार्ड के लिए बाय द महात्मा गांधी नेशनल फाउंडेशन? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज बी। MP संजय सिंह को चुना गया है फॉर द गांधी अवार्ड बाय महात्मा गांधी नेशनल फाउंडेशन और ये एक इवेंट होगा नई दिल्ली में जनवरी 2021 में और ये प्राइज़ इन्हें दिया जाएगा हमारे उपराष्ट्रपति द्वारा जो कि है M वेंकैया नायडू। इनका बहुत बड़ा रोल रहा है क्योंकि इजराइल में एक कंपनी है, उन्होंने बियर बॉटल्स पे गांधी जी की इमेज प्रिंट करवा के उसे सेल कर रहे थे, तो उन्होंने इस इशू को पार्लियामेंट में रेज किया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 39वां क्वेश्चन, इनमें से किसे दिया गया है राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2020? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ई। 4 लोगों को ये अवार्ड दिया गया है जो कि है राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2020। तो चलिए बात कर लेते हैं कौन कौन देश से बिलोंग करते हैं। तो नसरीन सोतुदो बिलोंग करते हैं ईरान से, ब्रायन स्टीवनसन बिलोंग करते हैं USA से, लॉटी कनिंगहैम रेन बिलोंग करते हैं निकारागुआ से एंड एलिस बियाल्स्की बिलोंग करते हैं बेलारूस से। इस अवार्ड को प्रमोट भी किया जाता है एज द ऑल्टरनेटिव नोबेल प्राइज और ये उन लोगों को दिया जाता है ऑनर करने के लिए जो आज की डेट में जो मोस्ट अर्जेंट चैलेंजेस हैं उनका प्रैक्टिकल और एग्जेम्पलरी आंसर्स देते हैं, तो उन्हें सम्मान देने के लिए इंटरनेशनल अवार्ड उनको दिया जाता है। और ये इंटरनेशनल जूरी जिसमें 5 रेगुलर राइट लाइवलीहुड अवार्ड के बोर्ड मेंबर्स हैं वो डिसाइड करते हैं। चलिए बढ़ते हैं 40वें क्वेश्चन की ओर। 40वां सवाल, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिन्हें हाल ही में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है बाय द इंडो अमेरिकन चेंबर ऑफ कॉमर्स। 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज बी रतन टाटा। रतन टाटा जो कि जाने माने इन्फ्लुएंशियल इंडस्ट्रियलिस्ट है, फिलेंथ्रोपिस्ट है और ह्यूमैनिटेरियन है, उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है बाय द इंडो अमेरिकन चेंबर ऑफ कॉमर्स क्योंकि उन्होंने अपनी ग्लोबल लीडरशिप हमेशा से दिखाई है। चलिए बढ़ते हैं आगे 41वें क्वेश्चन की ओर।
41वां सवाल, इनमें से किसे दिया गया है नोबेल प्राइज 2020 इन फिजिक्स फॉर ब्लैक होल रिसर्च? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज डी। 3 लोगों को ब्लैक होल रिसर्च के लिए नोबेल प्राइज 2020 इन फिजिक्स दिया गया है, जो कि है एंड्रिया गेज, राइनहार्ड गेंजेल एंड रॉजर पेनरोज। तो चलिए जान लेते हैं कि उन्होंने क्या खोज की है। तो पेनरोज यानी कि रॉजर पेनरोज को ये दिया गया है फॉर हिज डिस्कवरी ऑन ब्लैक होल्स, और बाकी का जो प्राइज है वो जॉइंटली अवार्ड किया गया था एंड्रिया गेज और राइनहार्ड गेंजेल को फॉर द डिस्कवरी ऑफ सुपरमैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट एट द सेंटर ऑफ गैलेक्सी। चलिए बढ़ते हैं 42वें क्वेश्चन की ओर। 42वां सवाल, इनमें से किसे 2020 का नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री दिया गया है फॉर डेवलपिंग जीनोम एडिटिंग मेथड? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ई। 2 लोगों को दिया गया है 2020 नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री फॉर डेवलपिंग जीनोम एडिटिंग मेथड, वो है इमैनुअल चार्पेंटियर एंड जेनिफर ए दाउदना। चलिए बढ़ते हैं 43rd क्वेश्चन की ओर। उस अमेरिकन पोएट का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में 2020 का नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर जीता है। 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ई। लुइस ग्लुक ने जीता है 2020 का नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर फॉर हर अनमिस्टेकेबल पोएटिक वॉइस विथ ऑस्टर ब्यूटी दैट मेक्स इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस यूनिवर्सल, और ये प्राइज उनको दिया गया है 8 अक्टूबर 2020 को। चलिए बढ़ते हैं 44th क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन से प्रोग्राम को दिया गया है नोबेल पीस प्राइज 2020? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ई। यूनाइटेड नेशंस के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया है नोबेल पीस प्राइज 2020। ये जो प्रोग्राम है इनका काफ़ी बड़ा योगदान रहा है कि बिकॉज इन्होंने काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स लिए हैं भूख से लड़ने के लिए, स्पेशली जो वॉर जोन्स हैं और कन्फ्लिक्टेड अफेक्टेड एरियाज़ हैं उनमें इनका बहुत बड़ा रोल रहा है हंगर को ख़त्म करने में, और ये प्राइज इन्हें दिया गया है बाय द नॉर्वेजियन नोबेल कमिटी। चलिए अब बढ़ते हैं एमओयूज की तरफ। 45वां सवाल, इनमें से किस राज्य सरकार ने हाल ही में एक रियायत समझौता साइन किया है विद ज्यूरिख एयरपोर्ट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ जेवर एयरपोर्ट? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज बी, उत्तर प्रदेश। हाल ही में उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक कंसेशनल अग्रीमेंट साइन किया है विद ज्यूरिख एयरपोर्ट, जिसके तहत वो जेवर एयरपोर्ट जो कि एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है उसे डेवलप करेंगे। ये जो एयरपोर्ट है ये आएगा ग्रेटर नोएडा के जेवर में, और इसके बाद इस एग्रीमेंट के साइन होने के बाद अब ज्यूरिख एयरपोर्ट को लाइसेंस मिल गया है टू डिज़ाइन, बिल्ड एंड ऑपरेट द एयरपोर्ट फॉर द नेक्स्ट 40 ईयर्स, और इस एयरपोर्ट का जो पहला चरण है वो ख़त्म होगा वर्ष 2023 में। चलिए अब बढ़ते हैं ऑर्बिचुअरीज की ओर। 40वां सवाल, मिष्टी मुखर्जी का हाल ही में निधन हुआ है, वे कौन थी? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज सी, एक्ट्रेस। मिष्टी मुखर्जी अभिनेत्री थी जिनका हाल ही में निधन हो गया ड्यू टू किडनी फेलियर। इसके अलावा उन्होंने कई सारी हिंदी, बंगाली और तेलुगु फिल्म्स और म्यूजिक वीडियोस में काम किया है। चलिए बढ़ते हैं आगे 47वें क्वेश्चन पे। पुष्पा भावे, जिन्हें आयरन लेडी ऑफ मुंबई के नाम से भी जाना जाता था, उनका हाल ही में निधन हो गया, वे कौन थी? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ई, सोशल एक्टिविस्ट। वरिष्ठ सोशल एक्टिविस्ट पुष्पा भावे, जिन्हें आयरन लेडी ऑफ मुंबई के नाम से भी जाना जाता था, उनका हाल ही में निधन हो गया है। इसके अलावा वो राष्ट्र सेवा दल और बाकी सारे जो डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स हैं उनके साथ एसोसिएटेड थी अपने स्टूडेंट डेज में, और इसके साथ साथ उन्होंने संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट एंड गोवा लिबरेशन मूवमेंट में भी हिस्सा लिया था। बढ़ते हैं 48वें क्वेश्चन की ओर। क्रिकेट बैट्समैन नाजीब ताराकाई का हाल ही में निधन हो गया, वो किस देश को बिलोंग करते थे? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज सी, अफगानिस्तान। क्रिकेट बैट्समैन 29 वर्षों की उम्र में उनका निधन हो गया आफ्टर ही सकम्ड टू द रोड इंजरीज। उनका एक्सीडेंट हुआ था और उसके बाद जो इंजरीज हुई थी उनका उसमें निधन हो गया। 29 वर्षीय थे नजीब ताराकाई, और अपने करियर में उन्होंने 12 T20 इंटरनेशनल्स खेले हैं और एक वनडे इंटरनेशनल खेला है फॉर अफगानिस्तान। चलिए बढ़ते हैं 49वें क्वेश्चन की ओर।
विशाल आनंद का हाल ही में निधन हो गया, वे कौन थे? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ए अभिनेता विशाल आनंद एक जाने माने अभिनेता थे जिनका हाल ही में निधन हो गया और वो फेम में आए थे आफ्टर द 1976 सुपरहिट सॉन्ग एंड फिल्म चलते चलते। अपने करियर में उन्होंने 11 हिंदी फिल्म्स में पार्टिसिपेट किया है। चलिए बढ़ते हैं 50वें क्वेश्चन की ओर। रामविलास पासवान का हाल ही में निधन हो गया, वो कौन से केंद्रीय मंत्री थे? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ए रामविलास पासवान हमारे यूनियन मिनिस्टर थे फॉर कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। दिल्ली के एक अस्पताल में 8 अक्टूबर उनका निधन हुआ है। वो इसके अलावा एक जाने माने दलित लीडर भी थे जिनका जन्म हुआ था 5 जुलाई 1946 में। तो चलिए अब बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट्स 2020 नेशनल एंड इंटरनेशनल। तो रिवीजन कर लेते हैं अक्टूबर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट्स रहे हैं। तो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है वर्ल्ड डे फॉर फार्म एनिमल्स और ये मनाया जा रहा है बाय द फार्म एनिमल राइट्स मूवमेंट सिंस द ईयर 1983। 4 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे। 4 से 10 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड स्पेस वीक और इस वर्ष का उनका थीम है सैटेलाइट्स इंप्रूव लाइफ। 5 अक्टूबर को मनाया जाता है वर्ल्ड टीचर्स डे और भारत में 5 सितंबर को टीचर्स डे मनाया जाता है और इस वर्ष का उनका थीम है टीचर्स लीडिंग इन क्राइसिस री इमेजिनिंग द फ्यूचर। 7 अक्टूबर को वर्ल्ड कॉटन डे मनाया जाता है और ये मनाया जा रहा है सिंस द ईयर 2019। 8 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है इंडियन एयरफोर्स डे और ये मनाया जा रहा है सिंस द ईयर 1932। 9 अक्टूबर को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड पोस्ट डे और ये मनाया जा रहा है सिंस द ईयर 1874। चलिए बढ़ते हैं आगे। इसके अलावा फर्स्ट मंडे ऑफ अक्टूबर को मनाया जाता है वर्ल्ड हैबिटेट डे और इस वर्ष का उनका थीम है हाउसिंग फॉर ऑल अ बेटर अर्बन फ्यूचर और सेकेंड थर्सडे ऑफ अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है एवरी ईयर वर्ल्ड साइट डे और इस वर्ष का उनका थीम है होप ऑन साइट। तो चलिए विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ टुडेज क्लास। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल एम्बिशियस बाबा को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ऑल्सो प्लीज़ विजिट आवर वेबसाइट test.ambitiousbaba.com जहाँ पर आपको कई सारे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ मिल जाएंगे। इस वेबसाइट पर जाकर आप अपना डिज़ायर्ड मॉक टेस्ट सीरीज़ परचेज कर सकते हैं और उसके बाद आप उसे एक्सेस कर सकेंगे 24/7 अपने अकाउंट में। इसके अलावा कोई शिकायत हो, कोई कंप्लेंट्स हो तो हमें नीचे लिख के ज़रूर बताइएगा, हमें उसका इंतज़ार रहेगा। थैंक यू फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड हैव अ ग्रेट डे।